अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत में इन दिनों पश्चिम एशिया चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। दरअसल वहां आए दिन ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया भर के मीडिया कैमरों का एंगल खाड़ी की ओर मुड़ गया है। फिर चाहे यहाँ के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले देश ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती की खबर हो या फिर ईरान और अजरबैजान के बीच युद्ध की सुगबुगाहट हो, सभी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बीते दिनों ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में प्रतिदिन 16 लाख बैरल की कटौती के फैसले ने भी दुनिया को चौंका दिया है। इस कदम को अमेरिका को झटका देने के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि खाड़ी के देश इससे अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस इलाके में अमेरिका को इससे पहले भी बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल अमेरिका के खास प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले चीन ने बीते महीने यहाँ अपनी मजबूत पैठ दिखाई। चीन ने सऊदी अरब और ईरान को वार्ता की मेज पर लाकर दोनों के बीच दोस्ती कराने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। ये जग जाहिर है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अच्छी दोस्ती है, जबकि ईरान और अमेरिका में ठनी हुई है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो दिखाते हैं कि कैसे चीन अमेरिका के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल हो गया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस्लामिक देशों का चीन के साथ कूटनीतिक जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही ये देश अपनी दुश्मनी को भुलाकर नजदीकियां भी ला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इन तमाम बढ़ते घटते रिश्तों के बीच भारत कहाँ है? क्या इस्लामिक देशों की एकजुटता में भारत अलग थलग पड़ गया है? एक दूसरा पहलू ये भी है कि खाड़ी में हो रहे खेल को क्या भारत बस दूर से ही देख रहा है या फिर उसकी तह में जाने की रणनीति भी बना रहा है? तो इन सभी सवालों के जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि इस्लामिक देश आखिर एकजुट कैसे हो रहे हैं। असल में सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना तो हालिया मामला है। यहाँ के दूसरे देश भी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पिछले साल तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और फिर इसके कुछ महीने बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। ये दोनों ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं। जब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब क्षेत्रीय संघर्ष में वैचारिक रूप से एक साथ थे तो तुर्की विरोधी खेमे में था। साल 2010 में जब अरब स्प्रिंग ने इस इलाके में क्रांति पैदा की, तब अर्दोआन की मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्य का समर्थन किया था, जबकि सऊदी और यूएई में राजशाही व्यवस्था है। इसके अलावा लंबे समय से तुर्की और सऊदी के बीच इस्लामिक देशों की अगुवाई करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में सऊदी अरब का वर्चस्व बना हुआ है, मगर फिर भी अब ये देश दोस्ती की राह पर हैं। इन दोनों के अलावा बीते महीने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद यूएई गए थे। हालांकि पहले इनके यूएई के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। साल 2011 में सीरिया में हुए गृह युद्ध में यूएई सीरिया के विद्रोहियों के साथ था। इस गृह युद्ध में सऊदी अरब और यूएई दोनों राष्ट्रपति असद को कुर्सी से उतरता हुआ देखना चाहते थे। दरअसल राष्ट्रपति बशर अल असद शिया मुस्लिम है और सीरिया की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है। लेकिन पश्चिम एशिया में जो अभी बयार बह रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि शिया और सुन्नी की दीवार भी गिर जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति असद को मई महीने में होने वाली अरब लीग समिट में बुलाया जा सकता है। इससे लग रहा है कि साल 2011 के बाद से जो सीरिया अपने इलाके में अलग थलग पड़ा था उसका अंत होने जा रहा है। उधर यमन में भी युद्ध अपने अंतिम दौर में है। खबरों के मुताबिक युद्ध समाप्ति का समझौता तैयार हो चुका है, जिसकी ईद से पहले घोषणा की जा सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि इन देशों की एकजुटता के बीच भारत कहाँ खड़ा है? असल में पश्चिम एशिया से भारत के व्यापक हित जुड़े हैं। यहाँ के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध गहरे और स्थायी हैं। समुद्री व्यापार से शुरू होकर अरब सागर के पश्चिमी तटों सहित खाड़ी क्षेत्र के लोगों और भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के लोगों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संस्कृतियों का आदान प्रदान इतिहास के पन्नों तक पहुंचता है। इसके अलावा वर्तमान में अपनी ऊर्जा के लिए भारत बड़े पैमाने पर इस इलाके पर ही निर्भर है। यहाँ करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं और ये लोग रेमिटेंस के रूप में अरबों डॉलर भेजते हैं। इस इलाके के बड़े देश जैसे कि सऊदी अरब और ईरान से भारत के अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। ऐसे में जब ये देश एकजुट हो रहे हैं तब ये भारत के लिए बेहतर संकेत है। मगर सवाल है कि इस क्षेत्र में भारत अपनी पैठ जमाने के लिए क्या कुछ कर रहा है? तो सामान्य तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अपने स्तर पर यहाँ कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है।
दरअसल देश की अपनी सीमा होती है और इसीलिए भारत हर मामले में चीन की बराबरी नहीं कर सकता है। चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा फासला है। बावजूद इसके समझने वाली बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से भारत की पश्चिम एशिया नीति बहुआयामी रही है। भारत ने शुरू से ही खाड़ी के इस्लामिक देशों के साथ अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखा है। साल 1990 के दशक में सोवियत संघ के बाद की दुनिया में जब भारत ने अपने राजनयिक संबंधों में विविधता लाने के प्रयासों के तहत इजराइल के साथ गर्मजोशी दिखाई, तब भी भारत ने मुस्लिम देशों के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को खतरे में नहीं पड़ने दिया था। दूसरी तरफ भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, इसलिए भारत ने सितंबर महीने में होने वाले शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को आमंत्रित किया है। साथ ही ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद को भी इसका निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा भारत ने गुजरे दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर तेल, व्यापार और प्रवासियों की गतिशीलता ने भारत और खाड़ी के बीच ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा है। आगे का रास्ता एक प्रतिमान विकसित करने पर टिका है, जो रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा आयामों पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ चीन की मजबूत मौजूदगी भारत के लिए चिंता पैदा कर सकती है। इसलिए भारत को पाकिस्तान के अलावा चीन को संतुलित करने के लिए यहाँ दोगुनी मेहनत से रणनीतिक कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि भारत ने इस तरफ कदम बढ़ा भी दिए हैं और इस इलाके में अपने हित साधने के लिए भारत I2U2 जैसे संगठन का सदस्य है। इस संगठन का भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ संस्थापक देश है। इस संगठन को पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जा रहा है और साथ ही इसे इस इलाके में चीन को संतुलित करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल पश्चिम एशिया में बदलती राजनीति भारत के लिए क्या इबारत लिखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए देखते हैं आज का सवाल। पश्चिम एशिया में हो रहे रणनीतिक बदलावों को उद्घाटित कीजिए, साथ ही इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।